हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की सोशल स्टडीज़ से ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो कि हिंदी में हमारी वीडियो होने वाली है, वन एवं वन्यजीव संसाधन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का अर्थ होता है जितने भी तरह के हमारे आसपास जितने भी तरह के हमें पादप मिलते हैं, जो जंतु मिलते हैं, उनमें जितनी तरह की अलग अलग तरह के जो विविध प्रकार होते हैं, वही होता है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जो जंतु हैं उनके विभिन्न प्रकार। जैसे अगर आपने कभी आम देखा होगा, तो आम की कितनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन होता वो वही फल है आम। तो उसके कितने तरह से विविध फल प्रकार होते हैं। अगर गुलाब का फूल देखा जाए तो उसमें भी रेड वाइट है ना, तो उसमें क्या है, हमें अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के उनके विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। तो ये जितने भी तरह के हमें अलग अलग विभिन्न तरह के, मतलब कहने का यह है कि विभिन्न प्रकार के पादप और जो जंतु है उनकी जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। और जहाँ पर भी जैव विविधता यानी विविधता अधिक पाई जाएगी वहाँ पर जैव विविधता का निर्माण और अधिक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं वन्य जीवन। तो वन्य जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वन्य जीवन, जो कि अपने ऐसे जीव जो अपने प्राकृतिक के पर्यावरण में ही रहते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो IUCN है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है, उसके अनुसार उसने कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम IUCN के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला हमारा सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ इनके नाम से पता चल रहा है ये बिल्कुल सामान्य होते हैं। ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या जो है जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चीड़, रेंडास, ये सब क्या है, सामान्य जातियाँ हैं। इनकी जीवित रहने की जो जाति है वो बिल्कुल सामान्य है। और नेक्स्ट हमारा होता है संकटग्रस्त जातियाँ। ये भी नाम से पता चल रहा है। संकटग्रस्त जातियाँ ऐसी जिनकी जो जीवन है वो संकट में आया हुआ है। तो ये वे जातियाँ होती है जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिनको विषम परिस्थितियाँ इनको लुप्त बनने का कारण बन रही है, अगर वो कम नहीं होती है, वो विषम परिस्थितियाँ जिसकी वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं, अगर वो कम नहीं होती है तो और वह जारी रहती है वह विषम परिस्थितियाँ, तो क्या होगा, ये जो जातियाँ है ना उनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे कि काला हिरण, भारतीय जो जंगली गधा है, गैंडा, और जो एक शेर के पूंछ वाला एक बंदर होता है वो, और संघाई, अगर उन पे विपरीत प्रभाव डालने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं, अगर वो ऐसी चलती रहीं, उसकी संख्या कम नहीं हुई, तो क्या होगा, ये जो जानवर है ये भी खत्म हो जाएंगे, इनका जीवित रहना बिल्कुल ही कठिन हो जाएगा। इसलिए इनको कहते हैं संकटग्रस्त जातियाँ, जिनकी लुप्त होने का खतरा लगातार बना हुआ है। राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जातियाँ है हमारी सुभेद जातियाँ। इनको हम, ये वे जातियाँ होती है जिनकी संख्या जो है ना वो घटती जा रही है, और इनकी संख्या पर जो विपरीत जो प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियां हैं, अगर वो नहीं बदली तो इनकी संख्या भी घट सकती है, और यह जो है ना संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ये क्या है सुभेद जातियाँ, कि इनकी संख्या ना घट रही है धीरे धीरे। पहले इक्वल थी पर अब क्या हो रहा है कि इनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे घट रही है। तो जिसके कारण अगर वो ये नहीं रुकता है तो ये जातियाँ जो है वो भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती थी, ये सब, इनकी संख्या क्या है, घटती जा रही है। और अगर इनको ऊपर विपरीत जो परिस्थितियाँ डालती हैं, अगर वो ठीक नहीं हुई, रुके नहीं, तो इनकी संख्या भी है जो कि संकटग्रस्त में जा सकती है। और नेक्स्ट है हमारा दुर्लभ जातियाँ। ये दुर्लभ जातियाँ ये होती है कि जो बिल्कुल ही ना दुर्लभता से मिलती है। इनकी जातियाँ जो है वो बहुत ही कम संख्या में है, या सुभेद है ऐसा कह सकते हैं। ये नाम से पता चला जैसे कि दुर्लभ, बहुत दुर्लभता से मिलती है, इनकी संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। और यदि इनको प्राकृतिक प्रभावित करने वाले जो विषम परिस्थितियां हैं, अगर वो परिवर्तित नहीं होती है तो ये भी क्या है, संकटग्रस्त श्रेणी में चली जाएंगी। ठीक है। इन सबकी का नाम इनके नाम से पता चल रहा है ये कौन सी जाति है। राइट।
तो दुर्लभ जातियाँ तो दुर्लभता से मिलती है, उनकी संख्या जो बहुत कम है, ठीक है। और अगर इनके ऊपर प्रभाव डालने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं, अगर वो परिवर्तित नहीं होती है तो ये भी क्या है, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारी स्थानीय जातियाँ। स्थानीय जातियाँ जो हमें स्थानीय में मिलती है, जैसे कि हमारे आसपास प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में जो बिल्कुल विशेष क्षेत्रों में जो पाई जाती है, जैसे कि होता है ना अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर। निकोबारी कबूतर क्या है कि ये ना सिर्फ निकोबार में ही पाए जाते हैं। ये क्या, जैसे स्थानिक जाति है, नाम से पता चला स्थानिक, किसी पर्टिकुलर स्थानिक पर ही वे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह अवेलेबल होंगे, हर जगह आपको वो मिल जाएंगे। स्थानिक होती हैं ये जातियाँ, ये किसी गिने चुने पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही आपको मिलेंगे। जैसे निकोबारी कबूतर ये अंडमान निकोबार में ही आपको मिलेगा, ठीक है। और जंगली सुअर और अरुणाचल के जो मिथुन है वो आपको सिर्फ अरुणाचल में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जातियाँ जो है वो इनकी उदाहरण है स्थानीय जातियों की, जो बिल्कुल किसी पर्टिकुलर स्थान पर ही मिलते हैं, राइट। और नेक्स्ट है हमारा लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ तो ये वे जातियाँ होती है जिनके इनके रहने के आवासों में ना जब खोज किया गया तो पता चला ना कि ये जातियाँ स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या जो पूरी पृथ्वी है उससे ही लुप्त हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जब लुप्त जातियाँ वे जातियाँ होती है जब इनके रहने के जो जगह है, आवास थे, जब उनको खोज किया गया वहाँ पर, तो वो उपस्थित ही नहीं थे, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, वहाँ पे थे ही नहीं वो जानवर सारे। तो इससे क्या हुआ कि वो ना किसी क्षेत्र में है, देश में है, ना किसी महाद्वीप में है, बल्कि ये पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं ये जातियाँ। उनको हम कहते हैं लुप्त जातियाँ। जैसे कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली एक बतख हुआ करती थी, वो भी पूरी पृथ्वी से ही एकदम लुप्त सी हो गई है, इसलिए इनको कहते हैं लुप्त जातियाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे वनस्पति के टाइप्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो जो प्राकृतिक वनस्पति होता है उसका अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप, समूहन, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार है। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो वे प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है जो प्राकृतिक रूप से अपने आप उगती हैं और अपने आप पनपती हैं। जैसे कि घास अपने आप उगता है, अपने आप बड़ा होता है, राइट। तो ये क्या है, ये सारी अक्षत जातियाँ अक्षत वनस्पति के रूप में भी जानी जाती है। और नेक्स्ट है हमारा स्थानिक पादप। अक्षत प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप में भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहा जाता है। जो स्थानिक पादप होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट देखते हैं हम पारितंत्र, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। किसी क्षेत्र के पादप और जो जंतु होते हैं उनके जो भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं। कोई भी जितने भी तरह के पादप होते हैं, जंतु होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यही जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, एक दूसरे पर निर्भर होना, पेड़ पौधों का जानवरों पर, जानवरों का पेड़ पौधों पर निर्भर होना। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, राइट। और मानव भी जो है वो इस तंत्र का एक बहुत ही प्रमुख भाग है। जैसे किस प्रकार एक कीड़े को एक चिड़िया खाती है, उस चिड़िया को बाज खाता है, उस बाज को जानवर का शेर खा लेता है, तो इस प्रकार क्या होता है। और जो हिरण है वो पेड़ पौधे खाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है। तो जिस वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और जो मानव है वो भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या होता है, किसी भी क्षेत्र या काल में विशेष प्रकार के पादप जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही या फिर किसी पर्टिकुलर सीजन में ही पाए जाते हैं। उन पादप, वो क्या होते हैं, पादप, पेड़ पौधे पादप जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर सीजन में ही पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लोरा। और फौना क्या होती है, जो जंतुएं होते हैं ना, तो जंतुओं की जितनी भी प्रजातियाँ होती है उसको हम फौना कहते हैं, जंतुओं की प्रजातियों को, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारत है उसमें वनस्पति और जो प्राणी जगत है वो किस प्रकार है। तो भारत जो है वो अपनी वनस्पति जाति यानी फ्लोरा, जैसे कि मैंने ये बताया वनस्पति फ्लोरा, फूल भी पौधे से रिलेटेड होता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं फूल फ्लोरा यानी पादप वनस्पति, राइट। तो
जो भारत है वो अपने वनस्पति फ्लोरा जात में अति समृद्ध है। उसमें क्या है, बहुत समृद्ध है। भारत में वनस्पति जात जात जो है वो बहुत है। और भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां हैं। देखिए कितनी ज़्यादा समृद्ध है भारत। 47,000 प्रजातियां हैं और 15,000 कम से कम सिर्फ पुष्प फूलों की प्रजातियां हैं जो कि स्वदेशी है। और भारत अपने प्राणीजात यानी कि फौना में भी समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। और यहाँ जो है वो पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। और यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंगे भी पाई जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भारत है वो कितना समृद्ध है। वनस्पति जात और जीव जंतुओं की समृद्ध में कितनी विभिन्नता पाई जाती है भारत में, किस प्रकार से इतनी सारी विभिन्नताएं जो है वो भारत में अवेलेबल है पादपों को लेकर और जीव जंतुओं को लेकर। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो भारत है उसमें वनों को सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ था। कौन सा टाइम ऐसा था जब भारत में वनों को बहुत नुकसान हुआ था जिसकी वजह से अभी तक उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ता है। तो भारत में ना वनों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जब उपनिवेश काल चल रहा था। क्योंकि उपनिवेश काल के वक्त क्या हुआ था, रेल लाइनें बनी थी, नए नए कृषि किए जा रहे थे। कृषि करने के लिए कर्तन दहन का यूज़ किया जाता था जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधों को काट कर एक जगह खेती करके फिर कुछ समय बाद जाके दूसरी जगह का पेड़ काट कर खेती करना है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, उस टाइम इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से उस समय जो वन थे हमारे उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो खनन की क्रिया है वो भी वृद्धि हो गई, उसमें भी और अधिक खनन करने लगे। तो इस वजह से भी भारत में जो वन है उनको नुकसान हुआ। ठीक है। और जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो वन संसाधनों से के सिकोड़ने से कृषि का जो फैलाव है वो महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। राइट। और जो भारत है उसमें वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। मतलब इतनी अधिक भूमि को वनों को काट कर उसको कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तो सोच सकते हैं आप इतने वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा गया होगा। और फिर क्या हुआ, अधिकतर जो जनजातियां हैं वो क्षेत्रों में विशेषकर जो पूर्वोत्तर और जो मध्य भारत है उसमें जो स्थानांतरित यानी कि झूम खेती, जैसे कि आपको पता होगा कि झूम खेती क्या होता है, कुछ समय के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे खेती किया, फिर वापस दूसरी जगह गए, वहाँ के पेड़ पौधे काट कर फिर वहाँ पर खेती करी गई, फिर थोड़े दिनों बाद आकर वापस वहाँ पे खेती की गई, दूसरी जगह पे की गई। तो इससे क्या होता है, झूम खेती होती है अलग अलग जगह जाकर, जिस वजह से स्थानांतरण होते रहता है। इसका अलग अलग स्थान जो है वो चेंज होते रहता है। तो इसकी वजह से भी होता है। और जो वन है उनमें खेतों के चलते जो चनों की कटाई है या जो निम्नीकरण है उसके कारण भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार उपनिवेश काल के दौरान रेलवे लाइन बिछाई गई, कृषि की गई, और जो भारत है उसमें इतने अधिक वन वर्ग किलोमीटर को काट कर कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया और स्थानांतरण कृषि करना, ये मेन कारण है। तो ये सभी कारण है जिसके कारण जो भारत है उसमें वनों को जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने का खतरा झेल रही है। तो भारत में ना जो बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की जो 79 जातियां हैं और जो पक्षियों की 44 जातियां हैं और सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थलचर होते हैं ना उनकी 3 जातियां जो है वो लुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। वो लुप्त होने की समस्या को झेल रही हैं। और लगभग 1500 जो पादप की जातियां हैं वे लुप्त होने का खतरा झेल रही है। इतने अधिक तो जातियां जो हमारी जंतुओं की है और 1500 पादप जातियां हैं जो भी लुप्त होने के खतरा झेल रही है। और जो वनस्पति है और जो प्राणी जात है वो ऐसा खतरा क्यों झेल रही है, उनके हाश उसकी कमी होने के कारण क्या है, आगे हम वो देखेंगे। तो कृषि में विस्तार, तो जैसा कि कृषि में जैसे जैसे विस्तार होगा, पेड़ों को काटा जाएगा, उसको कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये सभी कारण क्या है, इसकी वजह से पादप जाति को नुकसान हो रहा है।
तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो वन क्षेत्र है उसको कृषि भूमि में बदल दिया गया। मतलब 26,200 वर्ग किलोमीटर जो ज़मीन थी उसको वन क्षेत्र से कृषि भूमि में बदल दिया गया। तो इस दौरान कितने अधिक पेड़ों को काटा गया होगा, राइट। और जैसा कि अभी हमने देखा कि झूम खेती भी की जाती है ना। जो पूर्व, उत्तर और जो मध्य भारत है वहाँ पे झूम खेती भी की जाती है। और जो स्लैश और जो बर्न खेती है, स्लैश बर्न पता है ना आपको, कि कर्तन दहन प्रणाली भी इसको कहा जाता है। मतलब पहले काट कर और फिर उसको जलाकर फिर खेती की जाएगी, जिसको हम स्लैश बर्न या फिर कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। जिसके चलते भी जो वन होते हैं उनकी कटाई होती है और जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण भी होता है। तो ये कारण है। और नेक्स्ट देखते हैं संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों की जब वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे ना संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं, कि जिसका उद्देश्य क्या हो, व्यवसाय महत्व, जो ऐसे पादपों को लगाना जो व्यावसायिक महत्व रखते हो और उनका रोपण करना ही संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। और भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि जो कुछ चुनिंदा प्रजातियां उनको बढ़ावा दिया जा सके। इससे क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर जाति को अगर आप बढ़ावा दोगे तो जो अन्य प्रजातियां हैं, जो और एक्स्ट्रा जो दूसरी प्रजातियां, उनको तो नुकसान होगा ना। उनका क्या हो जाता है, उनका उन्मूलन हो जाता है। और विकास परियोजनाएं, ये सभी कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वनों को नुकसान पहुंच रहा है। और विकास की परियोजनाएं, आज़ादी के बाद से क्या हुआ, बड़े बड़े पैमाने वाली जो विकास की परियोजनाएं हैं, ठीक है, वो आई है। और इससे क्या होगा, जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया कर दिया गया, बांध बनवाया गया, जिसकी वजह से कई पेड़ पौधों को, जब जंगलों को काट दिया गया। और खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। खनन से क्या होता है कि कई क्षेत्रों में ना जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे खनन कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो जैव विविधता पाई जाती है उसका नुकसान हो जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में इसमें क्या हुआ है कि बहुत नुकसान हुआ है। डोलामाइट, वहाँ पे क्या हुआ, डोलामाइट का खनन कराया गया है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व था वहाँ पे उसको बहुत नुकसान हुआ है खनन के कारण। और नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालयन यव। ये क्या है, यह एक तरह का ना चीड़ की प्रकार का ही सदाबहार वृक्ष होता है। हिमालय यव जो होता है वो चीड़ की ही प्रजाति होती है और उसका एक सदाबहार वृक्ष होता है। और ये क्या है, ये एक औषधीय पौधा है जो कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। और इससे क्या औषधियाँ बनाई जाती है, ये औषधीय पौधा है। और इसका उपयोग किया जाता है पेड़ की छाल, पत्तियाँ और जो टहनियाँ होती है इसके, और जो जड़ होते हैं उसको टक्सोल नामक रसायन में से निकाला जाता है, ठीक है, जिससे कैंसर जो रोग होता है उसके उपचार के लिए जो पौधा है बहुत ही उपयोगी माना जाता है। परंतु इसके नुकसान क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है उसमें विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं। इतने बेशकीमती जो पौधा है उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है और इनके भी कई प्रजातियां जो है वो सूख गई है। कैंसर जैसे भारी रोग का भी ये इलाज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, लापरवाही का नतीजा है। अधिक खनन, अधिक बिल्कुल ध्यान न देना, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, इतने जो महत्वपूर्ण जो औषधीय पौधे होते हैं उनको भी हमें खोना पड़ रहा है। तो ये जिसकी वजह से क्या, हमने अभी कारण पढ़े कौन से ऐसे कारण है जिससे पेड़ों को नुकसान हो रहा है, राइट। तो यही सब कारण होते हैं जो हमारे बेशकीमती चीज़ों को भी नहीं रहने देते हैं, वो भी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। और कई पेड़ तो सूख रहे हैं, जातियाँ ख़त्म हो रही है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव। मतलब ऐसे जो संसाधन जो कम होते जा रहे हैं उनके समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें वो देखना है। तो संसाधनों के कम होने से ना समाज पर ऑब्वियसली प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऑपोजिट प्रभाव पड़ेगा। जिससे क्या हुआ, कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझा हो जाता है, जैसे कि ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य जो मूलभूत चीज़ें होती हैं। जब क्या होगा, पानी की कमी होगी, ईंधन की कमी होगी, चारे की कमी होगी, तो ये सारी चीज़ों की कमी होगी तो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और ज़्यादातर इन सभी चीज़ों के लिए महिलाओं को ही बोला जाता है। तो ये भी एक समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि महिलाओं को
बोला जाता है, उन पर बोझ डाला जाता है ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए। और इन सभी ये जो सभी संसाधन है उनकी कमी होने से क्या होगा कि जो महिलाएं हैं उनको अधिक काम करना पड़ेगा, राइट। और कुछ गांव में जो पीने का पानी है उसको लाने के लिए महिलाएं जो है उनको कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। और जो वनोन्मूलन है उससे क्या होगा, बाढ़ और जो सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं हैं वो बढ़ जाती है। वनों को जैसे काटा जाता है, उनका उन्मूलन किया जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि बाढ़ की परिस्थितियाँ बढ़ती हैं और सूखा भी बढ़ने की जो प्राकृतिक विपदाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और जिससे क्या होता है, जो गरीब होते हैं उनको काफ़ी कष्ट होता है, क्योंकि उनका जीवन यापन उन्हीं के सहारे होता है। और फिर जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो उनको खाने को नहीं मिलता, उनका घर विस्थापित हो जाता है बाढ़ के कारण। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गरीबों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, राइट। और तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार जब संसाधन कम होंगे तो समाज में किस प्रकार की जो प्रभाव है वो पड़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखते हैं भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें क्या हुआ था कि 1960 और 1970 के जो दशक थे उसमें ना पर्यावरण जो संरक्षण है उसके लिए वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून बनाए गए और उसकी मांग की गई। और उनकी मांगों को मानते हुए जो सरकार थी उसने ना भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया, जिसका उद्देश्य था कि इसके तहत जितनी भी संरक्षण प्रजातियां हैं उनको एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई और बची हुई जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। और जो वन्य जीवन है उसका व्यापार पर रोक लगा दिया गया कि जो वन्य का जो जीवन है, जितने भी जीव जंतु उनका व्यापार नहीं होगा। ये सब उद्देश्य था इस अधिनियम का। और आगे क्या हुआ कि वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई और कई केंद्रीय सरकार व जो राज्य सरकार है उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित कर दिए गए, जहाँ पे पशुओं को प्रोटेक्शन प्रदान की गई। उनके जो शिकार होते थे उस पर पाबंदी लगा दी गई, व्यापार पर पाबंदी लगा दी गई। और कुछ खास जो जानवर थे उनकी सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू करे गए। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर एक एग्जाम्पल है हमारा, कि जो कुछ खास जानवर होते हैं ना उनके सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। और इनके जो हम बचाएंगे इन जातियों को तो उनका लाभ क्या होगा, इनके संरक्षण के लिए लाभ क्या होंगे। तो इनके संरक्षण से ना कई लाभ होंगे। सबसे पहला कि इनकी जो परिस्थितियां है उसको विविधता को बचाया जा सकता है और इससे जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे कि जल, हवा, मिट्टी, उनका भी संरक्षण होगा, राइट। और अब हम देखते हैं कि जो वन विभाग है उसके द्वारा वनों का वर्गीकरण किया गया है, वो किस तरह से किया गया है। तो वो किया गया है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो जो आरक्षित वन होते हैं वो देश में आधे से अधिक जो वन क्षेत्र होते हैं वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये बिल्कुल एक तरह से आरक्षित होते हैं और जो देश में जो आधे से अधिक वन क्षेत्र हैं वो क्या है, वो आरक्षित क्षेत्र हैं और ये बहुत ही मूल्यवान माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है रक्षित वन। इसमें क्या होता है, वन विभाग के अनुसार जो देश की जो कुल वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की गई है। आरक्षित वन क्या है कि इनको बचाने के लिए कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा रखा गया है, राइट। और ये क्या सर्वाधिक मूल्यवान है। और जो रक्षित वन है उनका क्या है कि और अधिक, अब जितना हो गया, अब अधिक नष्ट ना हो इसके लिए इनको रक्षा दी गई है रक्षित वनों को। और जो अवर्गीकृत वन होते हैं इसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के वन और जो भूमि है वो सरकार, व्यक्ति और जो समुदाय है उसके स्वामित्व में होते हैं। और अवर्गीकृत जो वन है उसको कहा जाता है जो वर्गीकृत नहीं होता, ये सभी के स्वामित्व में होता है। इसमें कोई भी जा सकता है, आ सकता है और पेड़ पौधे काट सकता है, ले सकता है। लेकिन इसमें भी ज़रूरत के अनुसार, ऐसा नहीं है कि आप गए पूरा पेड़ काट दिया, नहीं। तो जो वन विभाग है हमारा उसके द्वारा वनों को 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित वन जिसमें बिल्कुल हर चीज़ आरक्षित है, और रक्षित वन जिनको और अधिक नष्ट होने से बचाया गया है, और अवर्गीकृत वन
जिन पर सभी का स्वामित्व होता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन क्या है, कब हुआ था और कैसे और किस लिए हुआ था। तो यह जो है वो पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, चिपको आंदोलन। और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने के द्वारा किया गया था, जो कि वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। उस समय क्या हो रहा था कि वहाँ पर हिमालय, उत्तराखंड में एक राज्य है, वहाँ पर वृक्षों की कटाई हो रही थी, जिसके विरोध में ना वहाँ के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। और ये जो आंदोलन है वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में एक चमोली जिला था, वहाँ पे सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा इसको, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ किया था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किसानों द्वारा, जिसको हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि वो पेड़ों पर चिपक जाते थे और कहते थे कि आप पेड़ों को नहीं काट सकते, आप पहले हमें काटिए तब आप पेड़ों को काटेंगे। तो सभी जो जितने भी किसान थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, तो इसीलिए भी इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो जो बाघ है उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, कि जो बाघ है वो अब ख़त्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए, इस वजह से इन प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और 20वीं सदी की शुरुआत में ना जो बाघ है उनकी कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर केवल 1,827 रह गई। तो आप देख सकते कितनी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है कुछ ही सदियों के बीच में, ठीक है, कुछ ही सालों के बीच में, सदियों के बीच में कितना ज़्यादा अधिक डिफरेंस आ चुका है इनकी प्रजातियों के बीच में। 55,000 से सीधा 1,827 हो गई है। तो इस वजह से ही प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत किया गया। और जो बाघ की आबादी है उसके लिए खतरे क्या है कि व्यापार के लिए जो शिकार है वो सिमटता है, ठीक है, और जो भोजन के लिए आवश्यक जो जंगली उपजातियाँ होती है उसकी जो घटती, भोजन के लिए जो आवश्यक जंगली उपजातियाँ हैं उसकी घटती संख्या आदि, ये सभी क्या है उसकी आबादी के लिए खतरे। अगर बाघ की आबादी कम होती है तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, खतरे हो सकते हैं उसकी। तो इस वजह से टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो हम कुछ देखते हैं टाइगर रिजर्व, जहाँ पर टाइगर को रिजर्व कर दिया गया है, यहाँ पे न शिकार किया जाएगा न व्यापार। तो उस वजह से कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व बनाए गए, जैसे कि उत्तराखंड में कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, और जो मध्य प्रदेश है उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीवन पशु विहार, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, और भारत में जो है वो बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है ये सभी। अगर एग्जाम में पूछे बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।